इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, जो कि एक बहुत डिटेल डिस्कशन होगी और इस टॉपिक को हम हर एंगल से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कैसे होता है, इसकी प्रोडक्शन का रीज़न क्या है या काज क्या है इसके प्रोडक्शन का। तो स्टेशनरी चार्जेस बिल्कुल भी नहीं, स्टेशनरी चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करती। चार्जेस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब चार्ज मूव करता है तो वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करता। ऑप्शन सी है एक्सेलरेटिंग चार्जेस। ये बात बिल्कुल ठीक है, जब चार्ज एक्सेलरेटिंग हो या ओसिलेटिंग हो तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। दोनों की कम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता है। तो ओनली एक्सेलरेटिंग चार्जेस इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कौन सी वाली बात ठीक है। दे आर लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्योंकि इनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी गलत है। तो सही बात यह है कि द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। दोनों वाली बातें ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन 3 है, the speed of electromagnetic wave in a vacuum is given by। जो C है उसका फॉर्मूला हमसे पूछता है। जो अक्सर लोग पूछते हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है या स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, तो यह वैल्यू कहाँ से आई है। ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो कि हमें फार्मूला से मिलती है और उसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट U नॉट इन टू एप्सलॉन नॉट। ये म्यू नॉट क्या है, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये दोनों कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से जो सॉफ्टवेयर में यूज़ करो उसमें मसला यह है कि वो स्क्वायर रूट को पिक नहीं करता। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पर स्क्वायर रूट मिसिंग है और ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है अगर यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को लगा लें। 4 है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज डबल्ड इट्स वेवलेंथ विल बी हाफ। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी को डबल करते हैं किसी भी वेव के तो उसके वेवलेंथ जो है वो हाफ हो जाता है। अच्छा, रिमेंबर कि फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ना ही वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये इंक्रीज डिक्रीज इस वजह से आता है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जो मीडियम जब तक चेंज ना हो तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड c होती है। तो स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए ये दोनों फ्रिक्वेंसीज इंक्रीज डिक्रीज होती है। हमें पता है ना फार्मूला c इज इक्वल टू एफ लेमडा है। तो अब इसमें c तब कांस्टेंट होगी कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को हाफ डबल करें तो c कांस्टेंट तब होगी जब वेवलेंथ हाफ हो जाए। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये एक मैथमेटिकल रीज़न है। बाकी इसका मतलब हर चीज़ ये नहीं है कि फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है या वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रिक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन 5 है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज स्टोर्ड इन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो एनर्जी होती है तो वो कहाँ पे स्टोर होती है। तो द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टोर्स इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों दो फील्ड है तो दोनों में स्टोर होती है और दोनों में इक्वली स्टोर होती है, यानी हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड में और हाफ मैग्नेटिक फील्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन सी वेव्स की वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे हैं तो उनके लिए हम वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसीज इसको कैसे याद रखेंगे। आसान तरीका यह है कि इनको याद रखें एनर्जी के टर्म्स में, और हमें पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये वाला इक्वेशन आप याद रखें तो इससे आपके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से वेव्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, कौन से वेव्स की एनर्जी कम होती है।
अब हमसे क्वेश्चन में पूछे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है शॉर्टेस्ट फ्रिक्वेंसी, और शॉर्टेस्ट फ्रिक्वेंसी का मतलब है सबसे कम उसमें एनर्जी हो। तो कम एनर्जी गिवन ऑप्शन में से माइक्रोवेव्स की है। गामा रेज और एक्स रेज दोनों हाईली एनर्जी वेव्स है। विजिबल रेज लाइट की एनर्जी कम है, लेकिन माइक्रोवेव से फिर भी ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब है कि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। 7 है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। ये हमें बताता है वेव की डायरेक्शन, और इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ये एक स्पेशल इक्वेशन है ई क्रॉस बी। फिजिक्स में ये एक थ्योरम है या एक फार्मूला है जिसको हम पॉइंटिंग थ्योरम या पॉइंटिंग फार्मूला कहते हैं, और ये हमें बताती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेव की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। 8 है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E naught and to the magnetic field B naught is equal to। देखिए ये एक इक्वेशन से इन्होंने क्वेश्चन निकाला है, और वो इक्वेशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू C टाइम्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम इसका रेशो निकालें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड रेशो निकालें, B को इस तरफ पे शिफ्ट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस बिकम्स इक्वल टू C। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड फॉर रेडार कम्युनिकेशन। तो रेडार कम्युनिकेशन के लिए कौन से वाले वेव्स यूज होते हैं? ये माइक्रोवेव्स यूज होते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं क्लाउड्स में, बिल्डिंग्स में, स्टोन्स में, रॉक्स में, माउंटेन्स में। तो इस वजह से ये रेडार कम्युनिकेशन या लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। Question 10 है a radio station broadcasts at a frequency of 100 megahertz. The wavelength of these waves is। frequency हमें given है और wavelength को हमने find करना है। तो हमें पता है speed of wave का फॉर्मूला कि c is equal to f lambda। हमने lambda को find करना है, so lambda is equal to c by f। इसमें c speed of light है, तो c की वैल्यू को पुट करें 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है, डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 100 मेगाहर्ट्ज। तो मेगाहर्ट्ज का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, और ये आ जाएगा हर्ट्ज, या हर्ट्ज का मतलब है पर सेकंड। तो सेकंड और हर्ट्ज एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, यूनिट सिर्फ मीटर रह जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 300 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, और सेकंड और हर्ट्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो यूनिट मीटर रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 है, तो 10 पावर 6 के साथ कैंसिल, 2 जीरोस के साथ कैंसिल, एंड 3 मीटर इज आवर आंसर। सो ऑप्शन एफ। 11 है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी मीडियम में एंटर करे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। स्पीड उसका चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन 12 है the magnetic field of an electromagnetic wave is given by B is equal to B naught sin kx minus omega t. The electric field is given by E naught sin kx minus omega t. The wave propagation is in the। दो इक्वेशंस हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और अपने वेव के डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो हमें फील्ड्स की डायरेक्शन गिवन है वो के डायरेक्शन में है, क्योंकि के के साथ क्या है? एक्स है, एक्स डायरेक्शन में है, सॉरी, दोनों। तो एक कन्वेंशन है, और कन्वेंशन यह है कि जो साइन वाले इक्वेशन है, साइन वेव फॉर्म है दोनों के, अगर इसमें माइनस हो, इन माइनस ओमेगा टी हो, तो इसका मतलब होगा कि वेव की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और अगर ये प्लस हो तो इसका मतलब होगा कि वेव की डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में है। अब दोनों में माइनस है तो इसका मतलब है कि वेव की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है।
13 है व्हाट इज फंडामेंटल सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बुनियादी सोर्स के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, प्राइमरी रीजन या प्राइमरी काज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इन गिवन ऑप्शंस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। स्टेशनरी चार्ज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन बी। मूविंग चार्ज को थोड़ा स्किप कर दे। सी में कहते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और डी में कह रहा है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपेगेशन में होते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में प्रोपेगेट करते हैं बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो सोर्स है कि जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुए हैं, ये भी तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये भी तो किसी चीज से, किसी रीजन से, किसी सोर्स की वजह से पैदा हुए होंगे ना। तो वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है मूविंग चार्ज। तो प्राइमरी रीजन यहाँ पर मूविंग चार्ज है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये वेव प्रोपेगेशन का तरीका है, या वेव इसके थ्रू प्रोपेगेट करती है। रीजन ये नहीं है, सोर्स ये नहीं है, बल्कि सोर्स मूविंग चार्ज है। और मूविंग चार्ज के लिए भी यहाँ पर एक कंडीशन मजीद ऐड कर दूँ कि ये एक्सेलरेटिंग हो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूविंग चार्ज हो तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। 14 है एनर्जी ऑफ फोटोन अप्लाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, आई होप इजी है। और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन इज 0 डिग्री। रिमेंबर यहाँ पर फेज डिफरेंस का पूछा है। फेज डिफरेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 0 पॉइंट को और मैक्सिमम पॉइंट को सेम टाइम पे रीच करते हैं। तो सेम टाइम पे रीच करने का मतलब है कि फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री। ये मतलब नहीं है कि दोनों के बिटवीन एंगल कितना है। तो दोनों के बिटवीन एंगल तो 90 डिग्री होता है, बट द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0 डिग्री। इन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो साथ साथ चलने का मतलब है कि इनके बिटवीन डिफरेंस इज 0 डिग्री। तो ये आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, और इसी के साथ हमारे अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर को कंप्लीट हो जाता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।